एक 1000 साल पुरानी एक नदी थी जो किसी अज्ञात कारणवश सूखकर मरुस्थल में बदल गई। उस मरुस्थल में जहां चारों ओर केवल रेत ही रेत थी, कोई जल स्रोत नहीं था। वहां दूर दूर तक फैला हुआ यह मरुस्थल नीरस और निर्जन था। निरंतर तेज धूप, जलवायु की तीव्र गर्मी और आसपास गिरा था जहरीले कीड़े मकोड़े का भी बोलबाला। इतने कठोर हालात में यदि कोई भी व्यक्ति उस मरुस्थल में प्रवेश कर लेता तो उसके बच निकलने का कोई मार्ग नहीं बचता। बिना किसी आशा के उस भयानक मरुस्थल के बीचों बीच एक खौफनाक जेल स्थित थी जहां सैकड़ों कैदी बंदी थे। उन कैदियों की जिंदगी एक निरंतर नरक की तरह बीत रही थी। हर दिन उन्हें मरुस्थल की तीखी धूप में गड्ढे खोदने पड़ते थे और यहां तक कि उन्हें उचित भोजन भी नहीं दिया जाता था। हालांकि उन्हें जेल में बंद नहीं रखा जाता था, फिर भी वे किसी भी हालत में यहां से भाग नहीं पाते थे। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि लगातार उन्हें गड्ढे खोदने पर मजबूर किया जाता था। आज की इस मूवी की कहानी में हम यही रहस्य खोलने वाले हैं। कहानी की शुरुआत एक मरुस्थलीय इलाके से होती है जहां धूप इतनी तेज है कि जमीन फट चुकी है। इसी भीषण गर्मी में कुछ लड़के मिलकर काम कर रहे थे। वे वहां मिट्टी खोद रहे थे। तभी एक जहरीली सांप वहां आ जाता है जिसे एक लड़के ने देखा। उस लड़के का जीवन पहले से ही बहुत कष्टदायक था। वह इतनी निराशा में डूब चुका था कि जीवन जीने की कोई इच्छा ही नहीं थी। उसने सांप की ओर अपना पैर बढ़ा दिया ताकि सांप के काटने से उसकी मौत हो जाए, लेकिन दुर्भाग्य से सांप ने भी उसे काट लिया और विष का प्रभाव देखकर वह तुरंत मर गया। इसी दौरान हम स्टैनली नाम के एक लड़के को देखते हैं जो सड़क पर चलते चलते किसी गंतव्य की ओर जा रहा था। उसी समय उसके ऊपर 2 जूते गिर पड़े और वह जमीन पर गिर गया। स्टैनली के पिता उस समय एक अनुसंधान पर लगे थे। वह जूतों में से आने वाली दुर्गंध को दूर करने के लिए एक विशेष आविष्कार करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए स्टैनली उन जूतों को अपने पिता के लिए लेकर जा रहा था। लेकिन रास्ते में अचानक पुलिस की गाड़ियां आ गईं। पुलिस ने स्टैनली पर हमला कर दिया क्योंकि जूते एक प्रसिद्ध बेसबॉल खिलाड़ी की थी जिन्हें चैरिटी मैच के दौरान चुराया गया था। पुलिस ने समझा कि शायद स्टैनली ने जूते चुरा लिए होंगे और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। स्टैनली को पुलिस उसके घर ले गई जहां उसके पिता अनुसंधान में व्यस्त थे। घर में मौजूद विभिन्न अनुसंधान उपकरण देखकर पुलिस का शक और बढ़ गया। उन्हें लगा कि स्टैनली और उसके पिता कुछ अवैध गतिविधि में लिप्त हैं। साथ ही स्टैनली के घर में कई और जूते और उसके कमरे में बेसबॉल खिलाड़ियों की तस्वीरें भी मिली। इन सब सबूतों के आधार पर स्टैनली को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में सारे सबूत पेश किए जाने पर स्टैनली को दोषी ठहराया गया। फिर कोर्ट के जज ने स्टैनली की उम्र को देखते हुए 2 विकल्प रखे। या तो उसे हाई स्टैंड लीग में जेल जाना होगा या ग्रीन लीग में की सजा कटानी होगी, जहां कैदियों के लिए एक कैंप था। वहां कैदियों को पारंपरिक जेल की तरह बंद नहीं रखा जाता था, बल्कि वे अपनी मर्जी से आसपास घूम सकते थे, परंतु वे वहां से बाहर कभी निकल नहीं पाते थे। इन विकल्पों में से स्टैनली ने ग्रीन लीग का विकल्प चुना। स्टैनली को अकेले एक बस द्वारा ग्रीन लीग के उस मरुस्थल से गुजरते हुए ले जाया जा रहा था। उसे बहुत डर लग रहा था। वह पहली बार अपने परिवार से इतना दूर जा रहा था और उसे यह जगह अजीब सी लग रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके परिवार पर कोई अभिशाप लगा हो, जिसके चलते वह निर्दोष होने के बावजूद इसी हालत में फंस गया हो। जैसे ही स्टैनली नजर उठाता है, वह देखता है कि पूरे मरुस्थल में सैकड़ों गड्ढे हैं। वह समझ नहीं पाता कि ये गड्ढे किसके हैं। उसी समय वह एक ऐसे व्यक्ति को देखता है जो एक घोड़ा लेकर मरुस्थल के बीच में खड़ा था, लेकिन कुछ ही देर में वह गायब हो जाता है। तब स्टैनली को एहसास होता है कि शायद वह सब उसकी कल्पना थी। लगभग कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक छोटे से कैंप पर पहुंचते हैं जो असल में एक जेल खाना है। वहां स्टैनली के अलावा कई और कैदी मौजूद हैं। वहां पहुंचते ही स्टैनली की मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिनका नाम मिस्टर सन है, जो जेल का वार्डन है। मिस्टर सन स्टैनली का नाम सुनकर हंस पड़ते हैं क्योंकि उन्हें स्टैनली का नाम बहुत फनी लगता है। स्टैनली उन्हें बताता है कि उनका नाम उनके पूर्वजों द्वारा बड़े शौक से रखा गया था, जिससे उन्हें अपना नाम बहुत पसंद है। लेकिन मिस्टर सन स्टैनली की बातों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेते। जेल के एक अधिकारी उसे लेकर पूरा परिसर घुमाते थे और वहां के नियम कानून समझाते थे।
मिस्टर सन बताते हैं कि ये जेल बाकी जेलों से बिल्कुल अलग है। यहाँ न तो घड़ियां हैं और न ही कैलेंडर जिससे ये पता चल सके कि कितना समय बीत गया है। चारों ओर बस सूनी वीरानता ही है। हजारों मील दूर तक कुछ नजर नहीं आता। इस अनोखी जेल की खासियत यह है कि कैदों को बंद नहीं रखा जाता। वे जहां चाहे जा सकते हैं, परंतु फिर भी बाहर निकलने का साहस जुटा ही नहीं पाते। इसके बाद मिस्टर सन स्टैनली को 2 कपड़े, एक जोड़ी जूते और एक कुदाल देते हैं। साथ ही उसे बताते हैं कि आज से उसे रोज मरुस्थल के बीच में एक गड्ढा खोदना होगा। वह गड्ढा लगभग 5 फीट गहरा होना चाहिए। गहराई नापने के लिए उसे कुदाल का सहारा लेना पड़ेगा। जितना समय वह गड्ढा खोदेगा उतनी देर उसे तेज सूरज की रोशनी और गर्मी में रहना होगा, जो दर्दनाक सजा है। साथ ही उसे गड्ढा खोदते वक्त सांपों और अन्य जहरीले जीवों से भी सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मरुस्थल के हर कोने में ऐसे खतरे मंडरा रहे हैं जिनकी एक ही कटक से मौत निश्चित हो सकती है। इन सभी बातों को सुनकर स्टैनली में भय का संचार हो जाता है। उसी क्षण जेल के काउंसलर डॉक्टर पेन आते हैं। डॉक्टर पेन की मौजूदगी से स्टैनली को कुछ आराम मिलता है, इसलिए उसे अपने साथ लेकर वे जेल के पिछवाड़े के क्षेत्र में जाते हैं। वहां डॉक्टर पेन स्टैनली को पूरे परिसर का परिचय देते हुए कहें कि अब तक शायद तुमने सारे नियम कानून समझ लिए होंगे, परंतु सबसे पहला नियम क्या है? दरअसल पहले नियम की जानकारी किसी कैदी को नहीं दी जाती, पर मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पहला नियम है, वार्डेन के खिलाफ कभी कुछ न कहना और वार्डेन द्वारा किया गया कोई भी कार्य चुपचाप सहना। अगर ऐसा नहीं किया गया तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर पेन स्टैनली को बाकी कैदों से मिलवाते हैं। सभी मिलकर उसे उसका बिस्तर दिखाते हैं, जो कि काफी गंदा था। स्टैनली को यह समझ आता है कि यह बिस्तर शायद उन पहले कैदों के बीमार होने के कारण खराब हुआ, जिनमें से कुछ हाल ही में मर भी गए थे। डॉक्टर पेन यहाँ कैदों को उनके असली नाम से बुलाते हैं, लेकिन कैदी एक दूसरे को दूसरे उपनाम से संबोधित करते हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद हर किसी का एक नया नाम बन जाता है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के अधिकांश कैदी 22 वर्ष से कम आयु के थे। सबसे छोटे कैदी का नाम जीरो था, जिसे सबने छोटा समझकर जीरो ही नाम दे दिया। जीरो हमेशा उदास रहता था और किसी से भी बात नहीं करता था। फिर स्टैनली किसी एक लड़के को उसके असली नाम से बुलाता है और पूछता है कि कैंटीन कहाँ है। उस पर गुस्सा आ जाने पर वह लड़का स्टैनली को मारने लगता है और कहता है कि अब उसे उसका असली नाम न देकर केवल उसका उपनाम ही बुलाना चाहिए। स्टैनली और उसके साथियों का उपहास उड़ाया जाता है। इसके बाद स्टैनली कैंटीन में खाने के लिए पहुंचता है, जहां उन्हें सड़ी हुई सब्जियां देकर पकाई हुई पतली खिचड़ी खिलाई जाती है। स्टैनली को इस तरह का खाना खाते हुए बहुत कष्ट हो रहा था। वहीं जहां स्टैनली बैठकर खाना खा रहा था, वहां मौजूद रेनाम का एक लड़का अपनी हिस्सेदारी से कुछ खाना लेकर कहता है, यहाँ तो सभी को बराबर बराबर खाना दिया जाता है, लेकिन मुझे तो ज्यादा खाने की जरूरत है, क्योंकि आज मैंने सारा दिन बहुत काम किया, जबकि तुम पहले आ गए हो और तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन स्टैनली इनके खिलाफ कुछ कह नहीं पाता। तभी रे और बाकी सभी उससे पूछते हैं कि उसे जेल में क्यों लाया गया है, क्या उसने कोई अपराध किया था। स्टैनली बताता है कि उसने एक मशहूर बेसबॉल के जूते चुराए थे। उसी समय वहां मौजूद जीरो नाम का छोटा लड़का पहली बार स्टैनली से बात करता है और पूछता है, अच्छा, तुमने जो जूते चुराए थे क्या उन पर कोई स्टार मार्क था? स्टैनली कहता है, हाँ। तभी स्टैनली के मन में कोर्ट की एक घटना याद आ जाती है। कोर्ट में जब उस बेसबॉल खिलाड़ी की बंदीगिरी हो रही थी, तो वह कह रहा था कि बचपन से ही उसके पास माँ बाप नहीं थे, इसलिए वह एक अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ। अनाथ आश्रम के प्रति उसकी गहरी लगन थी। इसी वजह से उसने अपने दोनों जूतों को चैरिटी के तौर पर अनाथ आश्रम को दान कर दिया था। और वह बेसबॉल खिलाड़ी स्टैनली का पसंदीदा भी था। स्टैनली के कमरे में उसकी तस्वीर भी लगी हुई थी। लेकिन कोर्ट में स्टैनली से कहा गया कि वह असल में एक नकली फैन है, जिसने अपने आदर्श के जूते चुराकर दिखावा किया है। यह बात स्टैनली को बहुत बुरी लगी। उस रात जब स्टैनली सोने चला जाता है, तो उसे अपने दादा की याद आती है। उसके दादा और पिता का भी नाम स्टैनली था। दादा का नाम था स्टैनली 2, पिता का नाम था स्टैनली 3 और उसका नाम स्टैनली 4। इसी तरह उनके परिवार में नामों की यह धारा चलती रही। एक दिन स्टैनली के दादा ने बताया कि उनके परिवार पर एक अभिशाप है।
ऐसा कहा जाता है कि उनके वंश के लोग कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। यहाँ तक कि स्टैनली के पिता भी अपनी आविष्कारशीलता में सफल नहीं हो पा रहे हैं। दादा ने और कहा कि उनके परिवार में स्टैनली फास्ट का भाग्य बहुत खराब रहा। उसने पहले स्टॉक मार्केट से खूब पैसा कमाया था, लेकिन थोड़े समय बाद उसे एक मशहूर अपराधी किसिंग कैट के हाथों मौत हो गई। उस अपराधी का पूरा नाम किसिंग कैट था। वह ऐसा साइको था जो किसी को मारने के बाद उसे किस देता था और हर किसी की कपाल पर किस का निशान होता था। मगर उस अपराधी ने स्टैनली फास्ट को किसी भी तरह का किस न देकर अपना सारा पैसा लेकर वहां से भाग गया और उसे मरुभूमि में ही छोड़ दिया। फिर हम उसी जेल खाने को देखते हैं जहां सुबह सवेरे स्टैनली और बाकी कैदियों को जगाया जाता है। ऐसे समय जब सूरज ठीक से नहीं निकला होता, उन्हें एक विशेष प्रकार की रोटी खिलाई जाती है जिससे पेट बहुत कम भर पाता है। उसके बाद सभी को अपनी पसंद की कुदाल चुनने की अनुमति दी जाती है। जब सभी की तरह स्टैनली भी अपनी पसंद की कुदाल लेकर आता है, तभी रे नाम का वो लड़का आकर स्टैनली से उसकी कुदाल छीन लेता है, क्योंकि वह कुदाल थोड़ी छोटी और बहुत हल्की थी, जिससे काम करना आसान हो जाता था। इसी बीच एक अन्य कैदी से स्टैनली को पता चलता है कि वह कुदाल रोज रे के पास जाती है, क्योंकि रे कभी किसी और को वह कुदाल पकड़ने नहीं देता। फिर जब सभी कैदी अपना कुदाल चुन लेते हैं तो एक गाड़ी में उन्हें खाली जगह पर ले जाया जाता है जहां उन्हें गड्ढा खोदना होता है। मीसन फिर स्टैनली को उसके काम समझाते हैं और कहते हैं कि अगर गड्ढा खोदते समय उसे कभी कोई दिलचस्प वस्तु मिले तो चुपचाप मुझे बता देना, और अगर मिली वस्तु मीसन की पसंद की हुई तो उस दिन तुम्हें पूरा दिन छुट्टी मिल जाएगी। स्टैनली फिर पूछता है, तो क्या हमें इन वस्तुओं की खोज के लिए ही गड्ढा खोदने के लिए कहा जाता है? मीसन बताते हैं, गड्ढा खोदना किसी चीज के लिए नहीं किया जाता, बल्कि सजा के रूप में किया जाता है ताकि तुम सजा के डर से खुद को सुधार सको। सन चले जाने के बाद सभी कैदी अपने अपने स्थानों पर गड्ढा खोदने लगते हैं और मिट्टी बाहर फेंक देते हैं। पर जहां स्टैनली गड्ढा खोद रहा होता है, वहीं उसके पास बैठे उस लड़के की खोदी हुई मिट्टी स्टैनली के गड्ढे में गिर जाती है। स्टैनली को थोड़े कहने पर वह काम शुरू करने लगता है, लेकिन इससे रेन नाम के लड़के और उसके साथियों का ठहाका उड़ने लगता है और वे स्टैनली के साथ मजाक करते हैं। इसी बीच काम करते करते स्टैनली को अपने एक पूर्वज की याद आती है, जिसकी कहानी उसने अपने दादा से सुनी थी। उस पूर्वज का नाम लाइल था। लाइल कई वर्षों तक एक पिग फार्म में काम करता था और वहां काम करते करते वह फार्म के मालिक की बेटी माया से गहरा प्रेम कर बैठा था। माया शहर की सबसे सुंदर लड़की मानी जाती थी। एक दिन लाइल एक महिला जेरूनी के पास जाता है जो लोगों का भविष्य बता सकती थी। लाइल उससे पूछता है कि किसी लड़की का दिल जीतने के लिए क्या क्या करना चाहिए ताकि वह उससे प्रेम करे। जेरूनी उसे बताती है कि सबसे पहले उसे इस प्रेम मोहब्बत के चक्कर से बाहर आना होगा, सारी भावनाओं को भूलकर आगे बढ़ना होगा। फिर वह सुझाव देती है कि सीधे अमेरिका चला जाए, जहां उसे शानदार कैरियर के अवसर मिलेंगे और वहां कोई भी लड़की उसके प्रति दीवाना हो जाएगी। लेकिन लाइल माया को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता, इसलिए वह माया के पिता से मिलने जाता है ताकि माया के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके। लेकिन वहां पहले से ही एक और युवक मौजूद था, मनस, जिसे माया लंबे समय से पसंद करती थी। उस युवक की आर्थिक स्थिति लाइल से बेहतर थी और उसने माया के पिता को कई पिग उपहार में दिए थे। माया के पिता उस पर रुचि लेने लगे। इसी कारण उन्होंने लाइल को माया से दूर रहने के निर्देश दे दिए। इससे लाइल को बहुत चोट पहुंची और वह तुरंत वहां से चला जाता है। फिर वह जेरूनी के पास जाता है और सब कुछ खोल देता है, बताता है कि वह गरीब है। माया के पिता ने उसे आज मना कर दिया है और सिर्फ कुछ पिगों के लालच में उन्होंने अपनी पसंदीदा लड़की के लिए किसी और को चुना है। लाइल की हालत देखकर जेरूनी बहुत दुखी होती है। उसकी दया में आकर वह लाइल को एक सलाह देती है, हर दिन एक एक करके एक पिग, छोटा सा पौधा या फूल को पहाड़ पर ले जाओ, उसे पानी पिलाओ और जब तक वह पानी पीता रहेगा तब तक तुम गीत गाते रहो। जब कुछ दिनों के बाद तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और तुम्हारी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी, तो उस दिन तुम उसे अपने साथ लेकर पहाड़ पर जाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारे परिवार पर एक भयंकर अभिशाप पड़ जाएगा। लाइल पहले तो इस बात पर विश्वास नहीं कर पाता, लेकिन अब उसके पास और कोई उपाय न बचा था, इसलिए वह जेरूनी की बात मान लेता है।
वह एक छोटा पिक लेकर हर दिन उसे पहाड़ पर जाता है, पानी पिलाता है और साथ साथ गीत गाता है। धीरे धीरे उसके मन की सारी पीड़ा दूर हो जाती है। कुछ दिनों के बाद उसका पिक भी बड़ा हो जाता है। तभी लायल निर्णय लेता है कि वह इस बड़े पिक को माया के पिता को उपहार में देगा और माया से शादी का प्रस्ताव करेगा। इसके लिए वह फिर से माया के घर जाता है और माया के पिता के सामने अपनी मेहनत और प्यार की कहानियां यहाँ सुनाता है। बताता है कि माया के लिए उसने क्या क्या सहन किया है, कितना प्यार किया है और आज वह अपने प्रिय पिक को माया के पिता के हवाले करने आया है। मगर माया के पिता इस सब सुनकर उलझन में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या वह लायल से शादी करेंगे या उस धनी युवक से जिसे माया पसंद करती है। लायल बार बार अपनी बात समझाता है कि वह माया से कितना प्यार करता है, लेकिन माया के पिता पैसों के लालच में उस धनी युवक की ओर झुकते रहते हैं। माया भी इस निर्णय में उलझन में पड़ जाती है। यहाँ तक कि माया ने अपने जीवन साथी का चुनाव करने के लिए एक गेसिंग गेम भी खेलना शुरू कर दिया। अंततः लायल को एहसास हो जाता है कि उसने हमेशा एक असली इंसान से एक फूल के प्रति अपने प्यार को निस्संदेह हटाया है। वह माया के लिए लाए हुए फूलों को फाड़ देता है और अपने प्यार को वहीं त्याग देता है। फिर वह निर्णय लेता है कि जेरुनी की सलाह मानकर अमेरिका चलाएगा और वहीं अपना करियर बनाएगा। लेकिन व्यस्तता में वह भूल जाता है कि उस कामन पूरी तरह से हल्का हो जाएगा। तो जेरुनी के साथ वह फिर से पहाड़ पर जाकर उस पिक की तरफ पिलाने की पड़ा निभानी चाहिए। लायल आखिरकार अमेरिका जाने से पहले जेरुनी से मिलने तक नहीं पहुंचे पाता, जिससे जेरुनी बहुत दुखी हो जाती है। अंततः वह तुरंत लायल और उसके पूरे परिवार से यहाँ एक अभिशाप दे दिया गया था कि इस अभिशाप के कारण आज तक उनके परिवार में कोई भी सफल नहीं हो सका। अब हम वर्तमान समय में देखते हैं जहां स्टैनली और बाकी कैदी काम कर रहे थे। उसी समय मिसन एक गाड़ी लेकर आते हैं। वह दरअसल पानी की गाड़ी थी। काम के बीच में जब उन्हें पानी दिया जाने लगा तो सभी कैदी बोतलों में पानी लेने चले आए। स्टैनली का ध्यान जाता है कि गड्ढा खोदते खोदते उसके हाथ की त्वचा छिल गई है। इसे देखकर एक लड़का उसका मजाक उड़ाता है। कहता है कि पहले दिन ही अगर उसकी ये हालत हो गई तो आगे के दिनों में वह क्या करेगा। आज सबसे पहले गड्ढा खोदना समाप्त हो जाता है। जीरो, जो बहुत तेज काम सकता था, बाकी कैदियों की तरह अपना काम पूरा करके अलग हो जाता है। लेकिन स्टैनली, जो इस तरह के काम में नया था, गड्ढा खोदने के बाद ऊपर निकलने में किसी की मदद नहीं ले पाया। कई बार कोशिश करने के बाद भी वह गहरे गड्ढे से अकेले बाहर नहीं आ सका, पर धीरे धीरे उसने अकेले ही बाहर निकलने की तकनीक सीख ली। उस रात जब स्टैनली जेल के बाहर बैठा था, तभी मिसन एक बंदूक लेकर आते हैं और स्टैनली की ओर बंदूक उठाते हैं। इससे स्टैनली में भयानक डर दौड़ जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि सन वास्तव में एक छोटे लेजर पर शूट कर रहे थे और उनका निशाना चूक गया था। जैसे ही लेजर स्टैनली पर हमला करने वाला था, सन ने फिर से शूट किया, जिससे वह लेजर निष्क्रिय हो गया। स्टैनली को यहाँ सब कुछ अब बहुत अजीब लगने लगा। शुरुआत में यहाँ रहना उसे बहुत कठिनाई देता था, पर धीरे धीरे उसने यहाँ के नियम कानून सीख लिए और खुद को ढालने की कोशिश करने लगा। अब वह रोज सुबह अकेले उठता है, सड़ी सब्जियों से बनी खिचड़ी खाता है, बिना किसी से बात किए तैयारी करके अपने काम पर चला जाता है और अपना समय बर्बाद नहीं करता। किसी की भी बात अब उसकी सुनवाई नहीं होती। दिन प्रतिदिन 5 मीटर के हिसाब से गड्ढा खोदने के कारण उसके दोनों हाथों में गंभीर घाव लग गए थे, जिससे कुछ दिनों तक काम करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। इसके अलावा लगातार जहरीले कीड़ों का हमला भी होता रहा, जिनसे वह बच नहीं पाता था। पानी की भी समस्या थी। कभी कभी नहाते समय अचानक पानी बंद हो जाता था, जिससे उसे अधूरा नहाते ही बाहर आना पड़ता था। साथ ही जेल के कुछ बदमाश लड़के उससे लगातार ठगते रहते थे। कभी उसका खाना, कभी पसंदीदा कुदाल लेकर भाग जाते थे। इन सब के बावजूद स्टैनली हमेशा चुपचाप नरमी से काम लेता था, इसलिए उसे यहाँ सभी सॉफ्ट का उपनाम दे देते थे। हालांकि ऐसा ये नहीं कि वह विरोध करना नहीं जानता था, वह बस लड़ाई बढ़ाने की कोशिश नहीं करता था। अंततः लगभग 9 महीने बाद वह घर लौटता है। सौभाग्य से जेल में परिवार को चिट्ठी भेजने का इंतजाम था, तो उसने अपनी माँ के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें बताया कि यहाँ सब कुछ ठीक है, उसे कोई असुविधा नहीं हो रही है, बल्कि वह यहाँ पिकनिक की तरह समय बिता रहा है। उसने अपनी माँ को आश्वस्त किया कि जल्द ही ये कठिन दिन खत्म हो जाएंगे और वे फिर से साथ में बहुत मस्ती करेंगे।
अगले दिन जब स्टैनली गड्ढा खोद रहा था तो उसने कई साल पुराना एक कोयला का टुकड़ा खोज निकाला और तुरंत उसे डॉल्फिन के पास ले गया। बाकी कैदी भी उसकी कोयले की ओर देखने लगे, लेकिन बेन ने कहा कि मीसन को इन कोयलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। यदि वह कोई अन्य वस्तु खोजता है तो उसे लाना चाहिए, हो सकता है कि उस वस्तु के जरिए उसे कभी छुट्टी मिल जाए। फिर डॉसपेन ने स्टैनली को बताया कि जिस जगह को वे वर्तमान में देख रहे हैं वह पहले कोई मरुभूमि नहीं थी। वास्तव में यहाँ चारों ओर एक विशाल नदी बहती थी और ये जगह एक छोटे से द्वीप के समान थी। लेकिन समय के साथ नदी का सारा पानी सूख गया, जिसके कारण ये क्षेत्र मरुभूमि में बदल गया। उस समय नदी के चारों ओर की जमीनें वार्डेन के दादा की संपत्ति थीं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम सैकड़ों साल पहले की घटनाओं को देखते हैं। उस समय इस मरुभूमि जैसी जगह पर एक विशाल नगर था जहां हजारों लोग रहते थे। खेतों में उपजाऊ फसलें उगती थीं और सड़कों, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, अदालत यानी मानव जीवन के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं मौजूद थीं। यहाँ उस क्षेत्र में बहुत से लोगों की जीवन शैली चलती थी। हम उस जगह एक व्यक्ति सैम को देखते हैं। सैम एक प्याज का व्यापारी था जो नियमित रूप से थोक दाम पर प्याज बेचने के लिए यहाँ आता रहता था। वह अपने प्याजों को एक ऐसी गाड़ी में लाता था जो मूल रूप से घोड़ों द्वारा खींची जाती थी। सैम हमेशा दावा करता था कि उसके प्याज आम प्याज नहीं है, बल्कि उनमें ऐसी औषधि है जो मरण बीमारी को दूर कर सकती है, ऐसे रोग जिनकी दवा अब तक खोजी नहीं गई है। सैम अपने उत्पाद की विशेषताओं के बारे में विभिन्न जगहों के लोगों से बात करता रहता था। वहीं लेक क्षेत्र में एक लड़की कैथरीन रहती थी जो एक स्कूल टीचर थी। सैम को पहले से ही कैथरीन बहुत पसंद थी, इसलिए जब भी वह अपनी प्याजों की प्रदर्शनी के लिए आता तो कैथरीन के लिए प्याज से बनी कुछ विशेष चीजें लाता। बदले में कैथरीन हमेशा उसे एक कोटे का पीस देती, जो कि उस क्षेत्र का एक खास व्यंजन माना जाता था। कैथरीन अपनी सुंदरता के कारण सभी पुरुषों की पसंदीदा थी, जिससे अन्य पुरुष सैम की ओर अत्यधिक जलन दिखाते थे। एक दिन जब कैथरीन के स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और बाहर तेज बारिश हो रही थी, अचानक स्कूल की छत में छिद्र हो गए और पानी अंदर गिरने लगा। कैथरीन ने सभी बच्चों को उसी दिन छुट्टी दे दी। उसी दिन सैम कैथरीन के स्कूल के सामने पहुंचा और उसने स्कूल की छत की मरम्मत कर दी। इसके बाद कैथरीन ने सैम का धन्यवाद किया और इसी बहाने दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। वे दोनों काफी देर तक बातें करते रहे और सैम ने स्कूल के अन्य हिस्सों की भी मरम्मत की ताकि वह कैथरीन के साथ और समय बिता सके। धीरे धीरे उनके बीच अच्छी दोस्ती बन गई। शाम के समय कैथरीन अपने इलाके के बड़े लोगों के लिए एक कक्षा लेती थी जहां कई लड़के पढ़ते थे। इनमें से कुछ लड़के कैथरीन के साथ घुलने मिलने की कोशिश करते थे। उनमें से एक वॉकर, जो कि जेल के वार्डन के दादा थे, भी शामिल थे। वॉकर कैथरीन से मिलने बाहर आने को कहते हैं, पर कैथरीन तुरंत मना कर देती है, जिस पर वॉकर गुस्से में आ जाते हैं। दूसरी ओर सैम अक्सर कैथरीन के स्कूल में आता और धीरे धीरे उसे और सुंदर बनाने की कोशिश करता। उसने विभिन्न तरीकों से स्कूल को सजाया, जिससे कुछ ही दिनों में स्कूल काफी सुंदर दिखने लगा। इसी दौरान उनकी दोस्ती और भी गहरी होती गई। एक दिन सैम, जो घोड़े द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी से आता था, उसकी गाड़ी का घोड़ा कहीं खो जाता है। कई दिनों तक सैम कैथरीन से नहीं मिल पाता, इसलिए वह एक नाव खरीदकर नदी के माध्यम से कैथरीन से मिलने आने लगता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करने लगते हैं। लेकिन एक रात जब सैम कैथरीन से मिलने आता है और दोनों नजदीक होने लगते हैं, तो वॉकर फिर से दृश्य में आ जाता है। वॉकर तुरंत अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है और पूरे गांव में सैम और कैथरीन के नाम की बदनामी फैलाता है। नतीजतन गांव के लोग कैथरीन के घर और स्कूल की इमारत में आग लगा देते हैं। कैथरीन तुरंत पुलिस थाने की ओर भागती है, लेकिन वहां के पुलिस अधिकारी नशे में थे और कैथरीन के साथ अनुचित व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। जब कैथरीन उन्हें धक्का मारकर दूर कर देती है, तो अधिकारी कहता है कि हर समस्या की जड़ कैथरीन ही है, क्योंकि उसने दूसरी जाति के लोगों से प्रेम किया है, जो कि उनके अनुसार एक बड़ा अपराध है। इस बात से कैथरीन अत्यंत भयभीत हो जाती है। उसे डर लगने लगता है, इसलिए वह सैम के पास जाने लगती है ताकि वह उसे चेतावनी दे सके। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गांव के लोगों ने सैम पर गोली चला दी और उसे मार डाला। सैम की लाश को एक ठोटल में डालकर बहुत दूर ले जाया जाता है।
इस दर्दनाक घटना से कैथरीन को बहुत कष्ट होता है। उसने सैम की हत्या का बदला लेने के लिए अपनी प्रकृति बदल ली। पहले वह एक शांत स्वभाव की लड़की थी, लेकिन धीरे धीरे वह एक साइकोपैथिक व्यक्ति में बदल गई। कुछ दिनों बाद उसने खुद को बदलते हुए सीधे पुलिस अधिकारी को मार गिराया और उसे वैसे ही किस कर दिया, जैसा कि पुलिस अधिकारी ने अपने बचने के लिए किया था। इसी तरह कैथरीन धीरे धीरे एक गैंगस्टर में तब्दील हो गई और बाद में उसे किसिंग कैट के नाम से जाना जाने लगा, जो लोगों को मारता और उनके साथ किस कर जाता था। फिर कहानी वर्तमान समय में लौट आती है, जहां स्टैनली सहित अन्य कैदी मिट्टी खोद रहे थे। तभी रे आता है और कहता है, अगर स्टैनली को मिट्टी के नीचे कोई चीज मिले तो पहले उसे मेरे पास लाना। बाद में जब स्टैनली जेल लौट आता है तो माइक नाम का एक लड़का उसके साथ झगड़ा करने आता है। माइक से कुछ अजीब बातें कहने पर स्टैनली अब चुप नहीं रहता और उसे मारने लगता है। उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसे कुछ लड़के रोकने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे जब स्टैनली ने विरोध करना सीख लिया तो सभी उसे सम्मान देने लगे। अंततः सबने समझ लिया कि भले ही स्टैनली शांत और विनम्र दिखता है, वह वास्तव में विरोध करना भी जानता है। इसी के साथ धीरे धीरे सभी कैदी स्टैनली में घुल मिल गए। स्टैनली धीरे धीरे बाकी सभी की तरह अपनी जगह बना लेता है। साथ ही उसे पानी की लाइन के सीरियल में, जहां अंत में सभी को खड़ा होना पड़ता था, आज वह बहुत जल्दी अपनी पंक्ति पा लेता है। थोड़े ही दिनों में स्टैनली का एक दोस्त बन जाता है। उसका नाम जन होता है, जिसे स्टैनली अपने सबसे अच्छे दोस्त के रूप में अपना लेता है। कुछ दिनों बाद स्टैनली को उसकी माँ का एक पत्र मिलता है। पत्र में उसकी माँ लिखती है कि उसके पिता के सभी प्रयोग असफल हो गए हैं और अब वे इतनी आर्थिक तंगी में फंस गए हैं कि मकान मालिक किराया न देने पर उन्हें कभी भी बाहर निकाल सकता है। इसी बीच स्टैनली को पत्र पढ़ते देखकर जीरो उसके पास आता है, क्योंकि उसे पढ़ाई लिखाई की जानकारी नहीं थी और उसे ये विषय बहुत रोचक लगता है। जब स्टैनली जीरो को पत्र सुनाता है तो जीरो स्टैनली से पढ़ना सीखना चाहता है ताकि वह भी पढ़ सके, पर स्टैनली बताता है कि वह कोई अच्छा शिक्षक नहीं है और दिन भर काम करने के बाद उसके पास इतनी भी समय नहीं बचता कि वह उसे पढ़ा सके। अगले दिन गड्ढा खोदते समय स्टैनली को एक छोटा लोहे का टुकड़ा मिलता है जिस पर के और बे लिखा होता है। जब स्टैनली ये वस्तु सभी को दिखाता है तो सभी समझते हैं कि ये शायद किसी शॉटगन का कवर है, पर वह बहुत पतला निकलता है। ठीक उस समय रे आकर उस टुकड़े को छीन लेता है और उसे डॉरपेन को सौंप देता है, जिससे डॉरपेन बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। डॉरपेन तुरंत मी सन को भी ये खबर बताते हैं और साथ ही जेल के वार्डेन को सूचना दी जाती है। वार्डेन तुरंत वहां पहुंचते हैं और सभी देखते हैं कि वहां के वार्डेन असल में कोई पुरुष नहीं, बल्कि एक बेहद सुंदर महिला है। वार्डेन उस वस्तु को देखकर इतनी खुश होती है कि स्टैनली को उस दिन के लिए छुट्टी दे देती है और बाकी कैदियों से कहती है कि रे को पूरे इलाके की खुदाई करनी चाहिए, क्योंकि शायद वहां और भी ऐसी कई वस्तुएं छिपी हों। इसी वजह से आज बाकी सभी कैदियों को अन्य दिनों की तुलना में ज्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन पूरे इलाके की खुदाई करने पर भी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वही वस्तु भी स्टैनली के एरिया में ही मिल गई थी। ऐसे ही कई दिनों तक सभी कैदी उसी जगह काम करते रहते हैं। धीरे धीरे एक विशाल सुरंग खोद लेते हैं, पर अंत में वहां एक टाइल के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए वार्डन उन्हें कहते हैं कि वे रोजमर्रा के अपने काम ही करते रहे जैसा वे पहले करते थे। अगले दिन जब मिशन सभी कैदियों को पानी दे रहे थे, तभी उनके ट्रक के पास एक लड़का आता है। मौके का फायदा उठाते हुए वह ट्रक के अंदर से सूर्यमुखी फूलों के बीज चुराता है। पानी देने के बाद जब मिशन वहां से चले जाते हैं तो वह लड़का धीरे धीरे बीज बांटने लगता है, पर दुर्भाग्य से कुछ दूरी तय करने के बाद मिशन को एहसास होता है कि उनके सूर्यमुखी फूलों के कई बीज गायब हो गए हैं। इसलिए वह ट्रक घुमाकर फिर से वहां आ जाते हैं। मिशन को देखकर सभी कैदी डर जाते हैं और जल्दी से बीज छुपाने लगते हैं, पर दुर्भाग्य से स्टैनली के पास से बीज फिसलकर जमीन पर गिर जाते हैं। स्टैनली तुरंत उन्हें जमीन के नीचे छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन मिशन उसे पकड़ लेते हैं। मिशन जब इस बारे में पूछते हैं तो स्टैनली झूठ बोलता है कि ये चोरी उसकी बेस्ट फ्रेंड जन ने की थी और उसने ये झूठ इस बहाने बताया था कि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने की कोशिश की थी। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं कि स्टैनली ने जन को बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला।
इसके बाद मीसन स्टैनली को सजा देने के लिए उसे वार्डेन के पास ले जाते हैं। जब स्टैनली वार्डेन के ऑफिस में खड़ा होता है तो वह वहां किसिंग कैट की कई तस्वीरें देखता है। इसी बीच वार्डेन अपने हाथ में नेल पॉलिश करते हुए स्टैनली को अपना नेल पॉलिश का रंग दिखाती है, जो कि एक दुर्लभ सर्प के बीज से तैयार किया गया था और जिसकी कीमत बहुत अधिक थी। फिर जब स्टैनली को सजा दी जाने लगती है तो देखा जाता है कि वार्डेन स्टैनली को नहीं मारती, बल्कि मीसन के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। इतना जोर से थप्पड़ मारने पर सन नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि थोड़े से बीज के लिए उन्होंने स्टैनली का काम रोक दिया था। इसके बाद वार्डन स्टैनली को फिर से काम शुरू करने का आदेश देती है। जब स्टैनली अपने काम की जगह पर लौटता है तो सभी उसे हीरो की तरह सम्मान देते हैं, क्योंकि स्टैनली ने अपनी जान की परवाह किए बिना किसी और की मदद की थी। यह एक महान कार्य था जिसने सबका दिल छू लिया था। यहाँ तक कि जीरो भी इतना खुश हुआ कि उसने स्टैनली का बाकी का काम पूरा कर दिया। स्टैनली इस पर बहुत प्रसन्न होता है और जीरो को पढ़ाने के लिए सहमत हो जाता है। उस दिन जब मीसन जेल में आते हैं तो देखा जाता है कि उनके गाल पर गहरे निशान हैं जो वार्डेन के नाखूनों के कारण हुए थे। इसी कारण सन स्टैनली पर इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वह उसी दिन से स्टैनली को खाना और पानी देना बंद कर देते हैं। स्टैनली दिन भर काम करता है और जब भी थोड़ा पानी मांगता है उसे वह भी नहीं मिलता। काम करते करते स्टैनली सब कुछ सोचता रहता है। वार्डेन के आचरण, उनके ऑफिस में लगे किसिंग कैट के पोस्टर और वह वस्तु जिसे उसने खोजा था। उसे लगने लगता है कि शायद वह वस्तु किसिंग कैट का लिपस्टिक हो सकता है और वार्डेन शायद सजावट की चीजों प्रति अत्यधिक लगाव रखती होंगी, जिसके कारण वह उस वस्तु को बहुत कीमती समझती है। फ्लैशबैक में देखा जाता है कि जब किसिंग कैट एक बहुत बड़े गैंगस्टर में तब्दील हो गया था, तब वह केवल उन लोगों को मारता था जिन्होंने सैम को मारा था और जिन्होंने उसके घर, स्कूल को आग से नष्ट कर दिया था। इसके बाद कैट ने खजाना लूटना शुरू कर दिया था और स्टैनली के परिवार के बारे में भी कई ऐसी घटनाएं सामने आने लगी। जो फास्टली था उसने केट से भी खजाना लूटकर उसे मार दिया था और उसे वहीं दबोचा दिया था, वहां जहां आज ये जेल खाना स्थित है। जब केट उस समय उस जगह पर विश्राम कर रही थी, तभी वॉकर और उसकी पत्नी वहां पहुंच गए। वे दोनों केट की ओर बंदूक उठाकर खजाना ले जाने की कोशिश करने लगे, क्योंकि पैसे के लिए वे पागल हो गए थे। सैम की मौत के कई साल कटने के बाद वॉकर ने शादी कर नया जीवन शुरू किया था, परंतु सैम की मौत के तुरंत बाद धीरे धीरे पूरा शहर तबाह हो गया। यहाँ तक कि नदी का पानी सूखकर मरुभूमि में बदल गया, जिससे पैसों की भारी कमी हो गई। अगर चाहे तो वे दोनों को आसानी से मार भी सकते थे, परंतु वे उन्हें सीधे सीधे नहीं बल्कि दर्द देकर मारना चाहते थे। ऐसे ही एक जहरीले टिक से उनके हाथ में काट लग गई, उसी के कारण उनकी मौत हो गई। केट ने ऐसा इसलिए किया ताकि वॉकर कभी उनके खजाने का पता न लगा सके और उनका पूरा वंश खजाना खोजते खोजते मौत तक न पहुंच जाए। अगर खजाना न मिला तो पैसों की कमी से वॉकर की मौत हो जाएगी, जो उनके लिए सबसे बड़ा दंड होगा। वर्तमान में इस जेल खाने की वार्डन वॉकर की वंशज है, इसलिए वह अजीब किसिंग के पीछे उसी खजाने की खोज में लगी हुई है। इसी हेतु उन्होंने यहाँ एक जेल खाना बनाया ताकि कैदी दिन रात गड्ढा खोदते खोदते आसानी से खजाना पा सकें। अब हम स्टैनली को देखते हैं, जो अब हर दिन जीरो को पढ़ाने में लगा रहता है। आज उसे जीरो से पता चलता है कि जीरो का असली नाम हेक्टिक जेरेनी है, यानी जीरो उस महिला के वंशज थे जिसने लाइल को शाप दिया था। चूंकि जीरो सबसे तेज गड्ढा खोद सकता था, वह रोज अपना काम पूरा करने के बाद स्टैनली की भी मदद करता था। इसे देखकर बाकी कैदी ईर्ष्या से भर जाते थे और अक्सर स्टैनली के गड्ढे में माटी फेंक देते थे। एक दिन जीरो स्टैनली को उसकी माँ की कहानी सुनाता है। वह बताता है कि उसकी माँ ने उसके लिए कितना संघर्ष किया, लेकिन एक दिन अचानक उसकी माँ गायब हो गई। उसने बहुत खोज की पर कहीं भी उसे नहीं पाया और तब से वह सड़कों पर बड़ा होने लगा। इन बातों को सुनकर स्टैनली पर गहरा असर होता है। अगले दिन जब स्टैनली काम कर रहा था तो एक लड़का आकर उसे अजीबोगरीब बातें करने लगा, क्योंकि बाकी लोग जीरो के लिए स्टैनली से जलन महसूस करते थे, लेकिन स्टैनली ने तुरंत विरोध करना शुरू कर दिया। उसी बीच तो पेन भी आकर दोनों को झगड़े में उलझाने की कोशिश करने लगे। जल्द ही दोनों के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई। वे एक दूसरे पर जोरदार वार करते रहे।
एक बिंदु पर वह लड़का स्टैनली को काफी मारता है, जिसे देखकर जीरो उसकी मदद करने आता है और लड़के को इतनी भयंकर तरीके से मारता है कि वह लगभग मर ही जाता है। परंतु तभी पेन ने एक शॉट मारा और लड़ाई रोक दी। इस भयंकर झगड़े की खबर सुनकर तुरंत वार्डन वहां पहुंच गई और सबसे लड़ाई का कारण पूछने लगी। सभी ने स्टैनली के खिलाफ शिकायत की, ये कहते हुए कि स्टैनली आधा गड्ढा खुद खोदकर जीरो की मदद से बाकी का काम करवाता है। पर स्टैनली ने सभी को बताया कि बदले में वह जीरो की मदद करता है और उसे पढ़ाई भी सिखाता है। ये सुनकर डॉपेन जोर से हंस पड़े और जीरो से गाथा मूर्ख गार्थम जैसे शब्द कहने लगे। इस बात से जीरो का मन बहुत खराब हुआ और गुस्से में डॉपेन को कुदाल मारकर घर निकाल गया और भाग खड़ा हुआ। मीसन जो पानी देने आते थे ने जीरो को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वार्डन ने उन्हें रोकते हुए कहा कि जीरो जहां चाहे वहीं चले जाए, क्योंकि अगर वह खो भी गया तो उसे ढूंढने वाला कोई नहीं होगा। साथ ही वे जेल से उसकी सारी जानकारी डिलीट कर देंगे ताकि ऐसा न लगे कि जीरो कभी वहां था। उस रात स्टैनली जीरो को लेकर बहुत चिंतित था, क्योंकि सभी मिलकर चर्चा कर रहे थे कि इस भयावह मरुभूमि में जीरो कैसे मर सकता है। तभी स्टैनली को याद आता है कि उनके वंश में स्टैनली फर्स्ट ने किसिंग का खजाना लूटते समय मरुभूमि में फंसकर लगभग 6 दिन तक जीवित रहा था, क्योंकि उसे वहां रहने के लिए एक जगह मिली थी। अगर जीरो भी ऐसा कोई स्थान पा जाए तो वह मरुभूमि में कहीं छिपा हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं जानता। स्टैनली फर्स्ट ने यह कभी नहीं बताया, क्योंकि जैसे जैसे लोग उसे ढूंढते वह अपनी मानसिक स्थिरता खो देता था। अगले दिन जेल खाने में जीरो की उम्र का एक और शरारती लड़का आता है, जो स्टैनली को लगातार परेशान करता रहता है। इस बीच स्टैनली ने जीरो को खोजने की योजना बनाई। उसी दिन जब मी सन सभी को पानी देने आते हैं तो मौका पाकर स्टैनली मी सन की गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्टैनली गाड़ी को धक्का देकर एक गड्ढे में फेंक देता है, जिससे उसकी ध्यान भटक जाती है और गाड़ी भी एक गड्ढे में गिर जाती है। फिर भी स्टैनली हार नहीं मानता, वह दौड़कर वहां से भाग जाता है। कैदियों को स्टैनली को भागते देखकर जोरदार चीखें और प्रशंसा सुनाई देती है। रॉयडन इस खबर पर कहती है कि 2 सप्ताह बाद वह अपने परिवार को इस बारे में बताएंगी और तब तक स्टैनली की लाश शायद गोली के प्रभाव से सड़ चुकी होगी। वहीं स्टैनली तेज धूप में आगे बढ़ता हुआ चलता रहता है और ठीक उसी समय उसकी नज़र एक नाव पर पड़ती है, जो असल में सैम की थी, लेकिन नदी के सूख जाने से अब यहाँ परित्यक्त हो चुकी है। उस नाव के पास खाल से जीरो ने अपना आश्रय बना रखा था। जीरो स्टैनली को देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है कि स्टैनली उसे ढूंढने आया है, पर दोनों में अब अत्यधिक भूख भी लग चुकी होती है। इसके बाद उस बोट में खोजबीन करते हुए कुछ ऐसे पिच के टुकड़े मिलते हैं जो केट सैम ने दिए थे। वे पिच इतने खास थे कि सालों बाद भी खराब नहीं होते थे। उन पिचों को खाकर स्टैनली और जीरो अपनी भूख मिटाते हैं। तभी स्टैनली की नज़र एक ऐसे पहाड़ पर पड़ती है जिसके ऊपर एक अंगूठे के निशान जैसा प्रतीक अंकित है। स्टैनली मानता है कि शायद वही जगह है जहां उसने पहली बार शरण ली थी। दोनों ही आश्रय की तलाश में उस पहाड़ की ओर चढ़ने लगते हैं, जो कि अत्यंत कठिन कार्य है। चढ़ाई के दौरान पहाड़ी की खतरनाक डगर पर स्टैनली कई बार गिरने लगता है, लेकिन जीरो उसे अपने कुदाल की मदद से ऊपर खींच लेता है। थोड़ी देर बाद दोनों फिर से ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं, परंतु एक मोड़ पर जीरो इतनी थकावट से गिरा जाता है कि वह एक पल के लिए भी नहीं चल पाता। तब वह स्टैनली से कहता है कि उसे अकेले आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन स्टैनली तो जीरो को अपनी पीठ पर उठा लेता है और कठिनाइयों के बावजूद दोनों मिलकर चढ़ाई जारी रखते हैं। उसी तरह जैसे कभी उनके पूर्वज लाल एक पिक को अपनी पीठ पर लेकर पहाड़ी चढ़ते और पानी पीते थे, वैसे ही इस पहाड़ की ओर उनका सफर जारी रहता है। अंततः पहाड़ के ऊपर पहुंचने पर स्टैनली को चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे और एक जल स्रोत दिखाई देता है। वहां कई प्याज भी उगाए जा रहे होते हैं। भूख से तड़पते हुए स्टैनली प्याज खाने लगता है और जीरो को भी खाने के लिए देता है। सौभाग्य से यह प्याज सैम की वैसी ही किस्म का होता है, जिसमें विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। प्याज खाने के बाद दोनों में एक अद्भुत शक्ति संचार हो जाता है। खाते खाते स्टैनली अनजाने में वह गाना गा उठता है जो उसे हमेशा अपने परिवार के लोगों से सुनने को मिलता था। ये वही गाना है जिसे लैला पिक को पानी पिलाते समय गाया करता था। इस प्रकार स्टैनली अनजाने में
जेरू परिवार के वंशज की मदद कर देता है, उसे अपनी पीठ पर बिठाकर पानी भी पिलाता है, जिससे जेरू की आत्मा को शांति मिलती है और स्टैनली के परिवार पर से उनका श्राप भी हट जाता है। साथ ही यह पता चलता है कि स्टैनली के पिता अपनी रिसर्च में सफल हो जाते हैं। वे प्याज और पिच संयोजन से एक ऐसा स्प्रे तैयार करते हैं जो सचमुच जूतों की बदबू को दूर करने में सक्षम होता है। इस सफलता से पूरा परिवार खुशी से नाच उठता है। इसी बीच जीरो स्टारली को बताता है कि जिन जूतों के लिए उसे यहाँ लाया गया था वे वास्तव में उसने चुरा लिए थे, क्योंकि जीरो को उस समय एक जोड़ी जूतों की बहुत आवश्यकता थी। वह उस अनाथालय में रहता था जहां उन खिलाड़ी जूतों को डोनेट किया गया था। उसे ये पता नहीं था कि ये जूते इतने प्रसिद्ध हैं। जूते चुराने के बाद जब पुलिस जूता चोर की तलाश में निकल पड़ी तो वह डर के मारे एक पुल के ऊपर से जूतों को नीचे फेंक देता है और स्टैनली फंस जाता है। पर अगले ही दिन जीरो फिर से एक जोड़ी जूते चुराने की कोशिश में पकड़ा जाता है। इन सब घटनाओं को सुनकर स्टैनली मुस्कुराता है और कहता है कि ये सब तो उनकी किस्मत ही थी, इसलिए पुराने किस्सों पर विचार करने से बेहतर है आगे बढ़ना। वहीं उसी दिन स्टैनली का वकील जेल में पहुंच जाता है, क्योंकि पुलिस पहले ही ये साबित कर चुकी थी कि स्टैनली निर्दोष है। लेकिन वार्डन उसे बहाने बनाकर वहां से जाने की कोशिश करता है। अंत में वकील उसे स्पष्ट रूप से समझा देता है कि अगली बार वह अपने साथ हाई कोर्ट के अधिकारियों को लेकर आएगा। दूसरी ओर स्टैनली और जीरो थोड़ी देर आराम करने के बाद दौड़ते दौड़ते उस जगह पहुंच जाते हैं जहां स्टैनली को किसिंग केट की लिपस्टिक का एक कवर मिला था, क्योंकि शायद वहीं किसिंग केट का कोई खजाना छुपा हो। दोनों मिलकर उस दिन सारी रात उस गड्ढे की खुदाई करते रहते हैं और अंततः मिट्टी की गहराई में एक संदूक खोज निकलती है जिसमें किसिंग केट का सारा खजाना छिपा हुआ था। ठीक उस समय आवाज सुनकर वार्डन और मिस्टर सान वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन उनसे कुछ करने से पहले ही कई जहरीले कीड़े मकोड़े और टिक टिक मिलकर स्टैनली और जीरो को घेर लेते हैं। यहाँ तक कि संदूक को भी अपने घेरे में ले लेते हैं। ऐसा लगता है मानो वे उनका संरक्षण कर रहे हों। वार्डन उम्मीद करता है कि जल्द ही ये कीड़े मकोड़े दोनों को मार डालेंगे और खजाना अपना हो जाएगा। फिर एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वार्डन के दादा जब इस खजाने की खोज में थे, उस खोज के दौरान वार्डन के साथ गड्ढा खोदते थे, लेकिन सुबह होते होते देखा जाता है कि वे कीड़े मकोड़े दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। उसी समय स्टैनली का वकील कई अधिकारियों के साथ वहां आता है। वार्डन झूठी कहानी बनाना शुरू कर देता है कि दोनों ने उसके ऑफिस से यह संदूक चुराया था और यह संदूक उसका है, परंतु जीरो तब सभी को संदूक पर लिखा हुआ स्टैनली नाम दिखाता है, क्योंकि असल में खजाने का असली मालिक स्टैंडर के वंशज थे जिनसे किसिंग केट ने लूट की थी। इस तरह दोनों निर्दोष साबित हो जाते हैं। फिर वकील संदूक को अपनी गाड़ी में रख लेता है। जब भी वह स्टैनली के साथ वापस जाने जाता है, स्टैनली कहता है कि वह जीरो को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। इसलिए अधिकारियों को जीरो की फाइल देखने की जरूरत पड़ती है कि उसकी सजा कितने दिन बाकी है, लेकिन उन्होंने पहले ही जीरो की सारी फाइलें नष्ट कर दी थी। इसके बाद अधिकारी बाकी पुलिस को यहाँ की जांच करने के लिए कहते हैं। कुछ घंटों बाद पता चलता है कि मिस्टर सान वास्तव में एक फरार अपराधी है और डॉसर पेनो असल में कोई डॉक्टर नहीं, बल्कि दोनों ने अपना असली पहचान छुपाकर इतने दिनों तक यहाँ काम किया था। इसी जेल में इतनी बड़ी धांधली के कारण वार्डन दोषी ठहराते हैं और अंततः तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद स्टैनली जीरो को लेकर अपने घर लौट आता है और सरकार स्टैनली के परिवार की संपत्ति उन्हें सौंप देती है। जब स्टैनली का परिवार ये खजाना प्राप्त करता है तो वे बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कई अन्य संपत्तियों के दस्तावेज भी मौजूद थे। स्टैनली उस समय जीरो से कुछ संपत्ति का हिस्सा लेना चाहता है, परंतु उसकी परिवार भी जीरो को कुछ हिस्से दे देती है। जीरो अपनी कुछ कमाई से जासूसों को हायर करता है और कुछ दिनों में अपनी खोई हुई मां को ढूंढ निकालता है, जिससे वह अत्यंत प्रसन्न होता है। मां बेटे का ये पुनर्मिलन उनके लिए बहुत खुशी का कारण बनता है। इसके बाद स्टैनली और जीरो के परिवार मिलकर उसी क्षेत्र में पड़ोसियों की तरह सुख शांति से रहने लगते हैं। वहीं उस भयानक जेल को बंद कर दिया जाता है और सभी कैदियों को काउंसिल में भेजकर रिहा कर दिया जाता है, और वे भी कभी कभार जीरो और स्टैनली से मिलने आते हैं। दूसरी ओर
स्टैनली के पिता का शोध इतना सफल हो जाता है कि अब उनके द्वारा निर्मित उत्पाद का संचालन वह खिलाड़ी करता है, जिसके जूते चोरी के आरोप में स्टैनली इतने दिनों तक जेल में रहे थे। अंततः स्टैनली और उसके परिवार की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वे सब मिलकर एक साथ सुख शांति से रहने लगते हैं। इसी एक सुंदर अंत के साथ कहानी समाप्त हो जाती है।